टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे उस दिन, उसी वहीं से शुरू करेंगे। इंटरनल, एक बार और समझो कि इस चीज को हम बता दे रहे हैं, TIR शॉर्ट में कहते हैं इसको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR कहते हैं शॉर्ट में। TIR क्या इवेंट है? अगर हम रिफ्रैक्शन को समझते हैं तो हमको ये समझ आता है कि देखिए, जब भी रिफ्रैक्शन होगा और लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, डेंसर से किस में प्रवेश करेगी? रेयरर मीडियम में प्रवेश करेगी। जब भी रिफ्रैक्शन होगा और लाइट डेंसर मीडियम से, इस बात पे ध्यान देना, कैसे मीडियम से? डेंसर। डेंसर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, मतलब म्यू 1 से म्यू 2, और जहां पे म्यू 1 बड़ा है म्यू 2 के। तो ये बात तो कंफर्म है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा हर एक आई के लिए, आर ग्रेटर होगा। जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट एंटर करती है, तो हमेशा ये बात हमें पता है कि आर जो होता है वो आई के लिए उससे बड़ा होता है। जैसे ये एंगल अगर हम इसको आई बोलेंगे तो इसका जो आर होगा, ये नॉर्मल से दूर भागने के चक्कर में आर जो होगा इसका क्या होगा? बड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो तुम ही सोच कर देखो कि अगर आई को लगातार बढ़ाते गए, यहां से आई इतना था, अब आई को और बड़ा कर दिए, ऐसे कर दिए, तो देखो इसके लिए रेड कलर से ये और ज्यादा दूर भागेगी, इसको जाना इधर चाहिए था, और दूर भाग के कहीं ऐसे हो जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा जिस एंगल पे आर कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री। जब आर 90 डिग्री के हो गया, उस आई को, देखो यहाँ पे, उस आई को हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा उसी मीडियम में। जैसे हम इसको इस कलर से दिखाना चाहेंगे, जैसे अगर इस आई से स्लाइडली भी एंगल बढ़ाओगे तो अब दूसरे मीडियम में नहीं जाकर ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन की तरह वापस लौट जाएगा। इस घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ आया? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब अंदर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम कहेंगे कि जब भी कभी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो उसके हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। ये बात तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि नॉर्मल से दूर बेंड करेंगे मतलब आर बड़ा होगा हर आई के। अगर हम लगातार आई को बढ़ाते चले तो एक ऐसा आई प्राप्त होगा, जैसे अगर इसको म्यू 1 और इसको म्यू 2 कहें, तो एक ऐसा आई प्राप्त होगा जिस आई पर हमारा आर 90 डिग्री का हो जाए। जैसे जिस आई पर इसका रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना ले, मतलब आर हमारा क्या हो जाए? 90 डिग्री। उस आई को हम क्रिटिकल एंगल सी के नाम से जानते हैं। क्रिटिकल एंगल बराबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रिटिकल एंगल क्या है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। इसीलिए हम इसको दोबारा भी समझो पढ़ा रहे हैं, उस दिन भी पढ़ाएंगे। सी से डिनोट करते हैं, तो कहेंगे कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए व्हेन लाइट travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium, it, या ऐसे लिखो, फॉर ईच आई आर इज ग्रेटर देन आई, व्हेन वी, ये डेफिनेशन लिखा भी चुके थे फिर भी लिखा दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली increases I at a certain I, angle of refraction, corresponding angle of refraction becomes
90 डिग्री। समझ आया? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर इसी को हम नॉर्मली कहें तो हम ऐसे कहेंगे कि आई को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे व्हेन आर हमारा क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। अब अगर इसी चीज को हम निकालना चाहते हैं तो स्नेल का नियम लगा देंगे। मान लो मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में एंटर करते वक्त किसी आई पे गिरी और इसके लिए एक आर प्राप्त हुआ, और वो आर का कंडीशन क्या है, वो आर 90 डिग्री का एंगल बना लेना चाहिए। तो जब आर का वैल्यू हम 90 रखेंगे तो आई किसके बराबर वैल्यू देने लगा, क्रिटिकल एंगल के। तो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, हम क्या कहेंगे, μ1 sin आई इज इक्वल टू μ2 sin आर। और हम कह रहे हैं कि जब आई हमारा क्रिटिकल एंगल होगा उस समय आर हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे μ1 sin C इज इक्वल टू μ2 sin 90। और 90 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा μ2, ये हो जाएगा μ1 sin C। अब हम साइन C को निकालेंगे तो ये हो जाएगा μ2/μ1। और C लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin 1 μ2/μ1। ये अब उस दिन पता नहीं कितना समझे थे तुम लोग, फिर से इसलिए इसको करा दिया। C निकालना आया, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, तो क्रिटिकल एंगल होगा sin 1 μ2/μ1। यहाँ पे हमेशा μ1 ग्रेटर देन μ2 होगा, मतलब डेंसर से रेयरर में जाते वक्त ही क्रिटिकल एंगल डिफाइन है। अदरवाइज TIR की घटना कभी रेयरर से डेंसर में जाते वक्त नहीं मिलेगी। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि TIR दोनों तरफ से होता है, जैसे TIR की घटना जब भी घटेगी तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हो। अब मान लो किसी मीडियम का तुमको क्रिटिकल एंगल पता करने बोले, जैसे मान लो कि हम कहेंगे कि फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। वाटर में मतलब एक पेयर है वाटर टू एयर कह दिया, अगर मान लो दूसरा नहीं दे रहा है तो एयर मान लो। तो मान लो कि वाटर लाइट, मतलब वाटर से लाइट बाहर निकलना चाहती है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कर, मान लो इधर वाटर है तो एक ऐसे एंगल पर इसको इंसिडेंट कराना है कि ये वापस नहीं जाके क्या हो, उसी मीडियम में रह जाए। उसके लिए सी का मान ज्ञात करना है कि सी कितना होना चाहिए। अब देखो इजीली तुम इसको पता कर सकते हो कैसे। अब मान लो इसको हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा पहला मीडियम है, μ1 हमारा म्यू वाटर है और μ2 हमारा म्यू एयर है। और म्यू एयर भी हमको पता है कितना होता है, 1। तो क्रिटिकल एंगल के लिए या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो कि क्रिटिकल एंगल कहता है कि sin 1 μ2/μ1 होगा। और μ1 हमारा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमेशा नीचे रहेगा। तो sin 1 μ2 हमारा एयर है तो ये हो जाएगा 1/म्यू वाटर। अब sin 1 1/म्यू वाटर अगर हम रखते हैं तो म्यू वाटर का मान तो हमको पता ही है, ये हो जाएगा sin 1 1/3/2। sin 1 2/3, इसका मान अप्रोक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा 42 डिग्री। वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो 42 डिग्री। समझ आया निकालते कैसे हैं। अब मान लो इसी तरह से तुमसे कुछ पूछे कि फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड एयर। मान लो कि अगर हम ग्लास से एयर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिटिकल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर वाटर में 42 डिग्री से अधिक एंगल पर अगर आप गिराते हैं, जैसे हम 50 डिग्री पर लाइट को गिरा दिए, वाटर से एयर की तरफ जाना है हमको, तो हम 50 डिग्री पर या 42 से थोड़ा भी बड़े एंगल पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी तरह से ऐसे। बात समझ आया? अब बाहर नहीं निकलेगा। तो फाइंड क्रिटिकल, समझ आया क्रिटिकल एंगल का मतलब कि अब उससे अधिक एंगल जैसे ही हो गया तो तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड एयर। मान लो अगर हमको ग्लास और एयर के लिए पूछता
तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बड़ा है ग्लास का, तो इससे आसानी से, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 3/2 हम यहाँ ग्लास का रख दिए, वाटर का तो 4/3 होता है। 4/3 करेगा तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4। लेकिन ये डाटा सही है, ये हमको याद है कि इसका मान होगा 42 डिग्री। समझ आया? क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड एयर बोलेगा तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्रिटिकल एंगल कहता है साइन इनवर्स μ2/μ1 से निकालेंगे। और किसका नीचे रखेंगे? तो एयर का ऊपर और नीचे रखेंगे ग्लास का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यही वाला रिजल्ट आएगा 2/3। अब इसका स्टैंडर्ड मान कितना है? हमको लगता है ये वाटर से कम ही होगा, 42 डिग्री से कम ही होगा इसका मान। तो 2/3 अप्रोक्सीमेटली जो भी आए 40 डिग्री या उसके आसपास आएगा। समझ आया? आगे देखो, इसको बना लेंगे। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। अगर और कोई ऐसा मीडियम दिया जाए, दो अलग अलग मीडियम, जैसे मान लो ऐसे कह दिए कि एक ये ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास का तो हमको पता है ही। और दूसरा मीडियम इसको मान लो एक लिक्विड में रख दिए, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1/, ऐसे समझो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/3। ये तो और ज्यादा ये हो जाएगा, चलो इसको ऐसे करते हैं 4/3 वाटर मान लो ये। और ग्लास से वाटर में एंटर करना है उस समय, म्यू ग्लास तो पता ही है 3/2। तो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होगा? फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर। ग्लास से वाटर में जाने के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला अब भी यही होगा। ग्लास पहला मीडियम है, ये μ1 के जगह हो जाएगा। दूसरा मीडियम ये है μ2 के जगह। निकालेंगे फिर से वही लगाएंगे, क्रिटिकल एंगल का याद ही रखेंगे, μ2/μ1। μ1 डेंसर मीडियम, हमेशा नीचे डेंसर आएगा, ये ध्यान रखेंगे। μ2 कितना है? 4/3, और μ1 है 3/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। अब इस एंगल से बड़ा एंगल कोई भी होगा तो TIR हो जाएगा, मतलब वापस पुनः लाइट अपने मीडियम में लौट जाएगी। समझ आया? अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन। इसके बाद है क्रिटिकल एंगल के बाद, अब मान लो कि TIR इवेंट पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं उसको भी लिख लेते हैं। मतलब कुछ घटनाएं हैं जो TIR पर आधारित होती है, जैसे है ना, इवेंट बेस्ड ऑन TIR, इवेंट्स बेस्ड ऑन TIR। कुछ कुछ घटनाएं हैं जो TIR पर आधारित है, जैसे पहला इवेंट है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। जैसे पहला इवेंट है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना। जैसे देखो, डायमंड एक ऐसा मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम से रेयरर में आएंगे, TIR के लिए जो एंगल रिक्वायर्ड है वो बहुत छोटा होगा। जैसे नॉर्मली TIR के लिए इसका एंगल हमको लगता है 24-23 डिग्री के आसपास होगा, डायमंड से जब एयर में लाइट निकलेगी। जैसे मान लो ये डायमंड है, तो डायमंड को कुछ इस तरह से जौहरी काटता है कि इजीली क्रिटिकल एंगल अचीव हो जाए। मान लो कि लाइट इस पर फॉल किया, तो एंटर तो कर गया एयर से डायमंड के मटेरियल में, और ये किसी सतह पर गिरा। लेकिन है क्या कि जो एंगल बना, मान लो यहाँ आई, ये आई ऐसा है कि जो सी से बड़ा है। अब अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो ये तो बाहर इसमें नहीं निकल पाएगा, ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सेम मीडियम। फिर यहाँ भी अगर ये उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इस तरह से लाइट जो है वो मल्टीपल टाइम्स इस पर रिफ्लेक्ट होती रहेगी।
बात समझ आया? तो मल्टीपल टाइम्स लाइट के रिफ्लेक्ट होने के कारण, समझ रहे हो, ये डायमंड स्पार्कल करता है। बहुत बार रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका क्रिटिकल एंगल से कम एंगल मिलेगा, जिससे ये बाहर निकल पाएगा। तो मल्टीपल टाइम्स डायमंड अपने अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहता है, इसलिए डायमंड चमकता है। दूसरा है जौहरी का काम क्या है, इसको इस तरह से इस एंगल पर कट करना कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लाइट इसमें घूमता रहे। इसीलिए कहा जाता है कि जौहरी जो है वो हीरा को तराशता है, इसी चीज को कहते हैं तराशना, जिसके बाद हीरा और ज्यादा चमकता है। समझ गए? तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो है ये घटना किस पर आधारित होगी? तो TIR पर। ये ध्यान रखना है कि डायमंड के चमकने का कारण क्या है, तो वो कहेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिगर भी समझ आ गया। दूसरा इवेंट है जिसको कहते हैं मिराज। मिराज क्या है? तो मिराज जनरली डेजर्ट्स में होता है। जैसे एक इवेंट है मिराजेस इन डेजर्ट, दूसरा में कहेंगे TIR के लिए पर बेस्ड है मिराजेस, मिराजेस इन डेजर्ट्स। जो मरुस्थल वगैरह है ना, वहां पे ये देखने को मिलता है ना। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, समझे? और इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, भ्रम, है ना। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन caused by TIR, caused by TIR। ठीक है। तो मिराज और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, एक है ऑप्टिकल फाइबर्स। तीसरा जो इवेंट है, तीसरा जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। तीसरा इवेंट जो इस पर आधारित है उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। समझे? तो ऑप्टिकल फाइबर है, पेरिस्कोप, इंडोस्कोप वगैरह जितने भी हैं वो सभी इसी पर काम करते हैं। तो तीन इवेंट है, ऑप्टिकल फाइबर, मिराजेस एंड क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ये तीनों के पीछे अगर कोई कारण पूछेगा तो हम बोलेंगे TIR कारण है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है कि दो अलग अलग माध्यमों से बना एक पाइप है जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। या ऐसे समझो लाइट के तरह, जैसे मान लो दो अलग अलग मीडियम से बना पाइप है, ऐसा। मान लो ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, इसके बाहर वाला जो ये मीडियम बना है ये इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। तो तुम ही सोचो कि अगर मान लो दो अलग अलग, अब हम बोल दें ये डेंसर है, अंदर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ज्यादा है और म्यू 2 कम है, तो म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 है। एक लाइट एंटर करेगा इसमें, मान लो कि लाइट एंटर करा है इसे, तो पहले ये लाइट इस मीडियम में जाएगा, ऐसे कुछ हो गया, और फिर यहां से दूसरे मीडियम में जब एंटर करेगा, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो फिर से उसमें नहीं जाके वापस लौट आएगा। बात समझे? और फिर ऐसे जाते हुए फिर यहाँ पे गिरेगा, फिर इसके साथ भी ऐसा होगा।
ऐसे नहीं जाके फिर वापस लौट जाएगा। इस तरह से एक सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है बहुत दूर पाइप के माध्यम से, चाहे ये पाइप मुड़ ही क्यों ना जाए। इसको कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, सिग्नल ट्रांसमिशन में इसका यूज। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये भी बेस्ड है किस पर? टीआईआर पर, बेस्ड ऑन टीआईआर। पूछा जाएगा कि ये किस इवेंट पर बेस्ड है या टीआईआर पर बेस्ड कौन कौन से हैं, तो ये दो तीन एग्जांपल याद रखना। ठीक है, अब देखो, टीआईआर समझ गए और कैसे क्रिटिकल एंगल निकालते हैं वो भी समझ गए। अब क्वेश्चन इस पर बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि मान लो कितने रेडियस तक, जैसे मान लो कि अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा दे थोड़ा सा, और इसको याद भी रख सकते हो तुम, कि मान लो कि एक वाटर है, एक लेक है जिसमें वाटर है, और इसके इसकी जो डेप्थ है वो एच है मान लो। तो एच डेप्थ नीचे इस लेक में एक बल्ब लगा हुआ है, ऐसे समझ। ये एक बल्ब है जिसकी पोजीशन जो है वो एच डेप्थ नीचे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू मान लेते हैं, इधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर मानकर वन मान लेते हैं। तो तुम ही सोचो कि बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो ऐसे कुछ जाएगी, और फिर अगर क्रिटिकल एंगल अचीव नहीं हुआ तो ये बाहर जाएगा। लेकिन एक एंगल जरूर होगा जहां पे हम क्रिटिकल एंगल अचीव कर लेंगे, वाटर की क्रिटिकल एंगल के बाद ये बाहर नहीं जाएगी बल्कि वापस। तो बल्ब एक सर्टेन रेडियस तक, यहां से इस पॉइंट से सर्टेन फिक्स रेडियस तक ही इसकी रोशनी बाहर दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। मतलब एक सर्कुलर पैच दिखेगा उस बल्ब का, इतने दूर तक ही लाइट दिखेगी, अदरवाइज उसके बाद नहीं दिखेगी। तो तुमसे समटाइम्स पूछ दिया जाता है कि रेडियस कितना होगा। तो रेडियस निकालना कोई खास बात नहीं है, देखो एच हाइट है और ये क्रिटिकल एंगल है, तो हम इसको भी क्या मान लेंगे? क्रिटिकल एंगल मान लेंगे। और क्रिटिकल एंगल जो हम निकालना आता है हमको, सीधे सीधे कहते हैं क्रिटिकल एंगल बराबर होगा साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू। जो सेकेंड मीडियम है उसको डिवाइडेड बाई म्यू वन, यहाँ सेकेंड मीडियम को हम वन रोल में दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाई म्यू, हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल बराबर होगा साइन इनवर्स वन बाई म्यू। क्रिटिकल एंगल अगर तुमको पता चल गया तो तुम टेन वैल्यू से इजीली लिख सकते हो कि टेन सी बराबर, जो पाइथागोरस थ्योरम है, त्रिकोणोमेट्री यूज कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, यहां से समझने की कोशिश करो। जो रेड मार्क कर रहे हैं, ये रेडियस हो गया तुम्हारा, और ये हाइट हो गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला पड़े ही है कि अगर परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तो बेस पता कर सकते हैं। तो या तो यहां से साइन इनवर्स को साइन सी में लिख लेंगे, जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन सी इज इक्वल टू वन बाई म्यू। हमको चाहिए टेन सी का मान, तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस, बेस बराबर हो जाएगा, बेस ही तो चाहिए। अब बेस बराबर रूट अंडर यूज करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस वन। बेस फाइंड आउट हो गया। अब टेन थीटा का प्रयोग कर लेंगे, या ऐसे यही आंसर होगा, लेकिन हाइट के टर्म में चाहिए ना हमको टेन थीटा, तो ये कहेंगे इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हमारा हाइट पता है, ये एंगल सी पता चला, ये रेडियस है, रेडियस हमारा अननोन है, हाइट दिया हुआ। तो हम कहेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन सी इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस रखेंगे, परपेंडिकुलर वन है और बेस है रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस वन। अब देखो टेन सी का मान तो ये है, यहाँ पे अगर हम बेस बाई ये करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? एच। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर एच होगा, और बेस है हमारा आर, ये बराबर होगा वन बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस वन। हमको आर चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर जो रेडियस होगा वो होगा एच रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस वन। इस तरह से हम रेडियस निकाल लेंगे
कि जो पैच होगा, जो ब्राइट पैच होगा वहां पे दिखेगा वाटर का, उसकी रेडियस ये होगी। समटाइम्स एरिया भी पूछा गया है, कभी कभी पूछता है कि बताइए इसका एरिया, चमकीला जो सर्कुलर होगा एरिया, उसका रेडियस अगर हम निकाल लिए तो एरिया निकालना कोई खास बात नहीं है। एरिया बराबर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, और पाई तो पाई है, आर स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एच रूट अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस वन। ये हो जाएगा फाइनल आंसर एरिया ऑफ द सर्कुलर पैच के लिए। तो ये तो रहा थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पर हम बात किए, समझे, जो टीआईआर पर बेस्ड है, और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रैक्टिस के दौरान देखेंगे। फिलहाल टीआईआर में हमको नहीं लगता है कोई समस्या होगा। टीआईआर क्या होता है ये हम पूरा बता दिए, और टीआईआर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए, क्रिटिकल एंगल समझा दिए, है ना। चलो इतना नोट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, टीआईआर हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें जैसे अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ इन सब चीजों पर बात करेंगे। वो क्या है देखो, जैसे मान लो कि पानी के अंदर हम कहीं सिक्का रखे हो, तो पानी के अंदर अगर मान लो यहाँ सिक्का रखा हुआ है, ये वाटर है, और बाहर एयर से हम देखना चाह रहे हैं, तो देखो एक समझ, ये इजी है, समझ आ जाएगा तुमको। जैसे मान लो ये वाटर है, और तो हम चाह रहे हैं कि इसको देखना, तो मान लो इस कॉइन से लाइट रे ट्रेवल करके यहाँ कहीं गई होगी, और ये हमारा एंगल रहा होगा आई, इसके करस्पॉन्डिंग एक एंगल मिलेगा, उसको कहेंगे आर। तो ये आई के लिए ये हमारा आर है। अब ये तो कंफर्म है कि जब हम एयर में जा रहे हैं, वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जा रहे हैं, तो इस मीडियम में जाने के लिए सिंपल सी बात है, हमारा जो डेंसर से रेयरर में जाने के बाद आर बड़ा हो जाए। तो देखो हमारी आंखों का क्या है कि जहां से लाइट रे आती दिखती है वहीं ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, भले ही वो एक्चुअल में कहाँ है उससे लेना देना नहीं है। तो तुमको लगेगा कि ये यहां से नहीं आ रही, क्योंकि ये रे आती ऐसे आगे बढ़ती तब ना तुमको लगता है कि यहाँ कॉइन है। तुमको तो ऐसा रिसीव हो रहा है ऐसे यहाँ से, तो तुम कहोगे कि ये कॉइन यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है। इसीलिए नाइन्थ या सेवेंथ सिक्स में ही पढ़ाया जाता है कि पानी में रखा सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है, वाई डिज क्वाइन अपियर्स, है ना, अपवर्ड, है ना, इनसाइड द वाटर। तो सिंपली इसको हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट के हिसाब से, डेल्टा एच की शिफ्टिंग ऑफ हाइट, ये इस पर कल चर्चा करेंगे। कभी नजदीक की ओर दिखेगा, और डेंसर से अगर हम रेयरर मीडियम में रखे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो दूर की ओर दिखेगा। तो कितना दूर दिखेगा थिकनेस के हिसाब से, उस पर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं कल।